फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 15 पूरा नहीं दिख रहा साहब? लेक्चर नंबर 15 देखेंगे आज। नहीं दिख रहा सर, अंधेरा दिख रहा है आपको? चलो थोड़ा देखिएगा, लाइट आ जाएगा। लेक्चर नंबर 15 क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। हम लोग पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कहते हैं किसको है, इसके बारे में हमने पढ़ाया था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन में, जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। यानी स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं, जैसे हमने पिछले क्लास आपको बताया था, थोड़ा लॉन्ग टाइम इंटरवल के साथ क्लास स्टार्ट हो रहा है, इसके कारण हम फिर उस पे चलते हैं, फिर मेन पॉइंट में आएंगे। हमने कहा कि यहाँ आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन था और यहाँ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन था, तो दो अलग अलग सॉल्यूशन था। दो अलग अलग सॉल्यूशन के बीच आपने क्या अप्लाई किया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अप्लाई करने के बाद डिफ्यूजन के प्रोसेस को क्या कर रहे थे, स्टॉप किए थे हम लोग। अब जब स्टॉप किए थे तो उससे पास क्या हो रहा था, सॉल्वेंट, सॉल्यूट पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर के एसपीएम पर रुक जा रहा था, सॉल्वेंट पार्टिकल से पास कर रहा था। यानी सॉल्वेंट पास कर रहा था, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। और इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाई करेंगे, ओवर एक्स्ट्रा प्रेशर उसको स्टॉप कर देगा प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। कब, जब एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। यहां तक हम लोग बात किए थे। आज वान डॉफ लॉ का ऑस्मोटिक प्रेशर बात करेंगे कि वान डॉफ लॉ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, किसे कहते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दिखाते हैं आपको क्या है वह, सिर्फ समझ लीजिए, क्लास में लिखिएगा नहीं, यूट्यूब वाले पर से लिख लीजिएगा। देखिएगा क्या है। सबसे पहला हम क्या बात करेंगे, दिख रहा है क्या, साफ दिख रहा है ना? नहीं साफ तो नहीं दिख। अब क्लियर है? चलिए हम लोग बात करते हैं। अब दिखेगा आपको, सबसे पहला हम बात करेंगे वान डॉफ लॉ का। वान डॉफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वान डॉफ लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर। वान डॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर को अपने नाम पर उन्होंने डिफाइन किया और फॉर्मूला डिफाइन किया। कैसे क्या किया हम आपको बता रहे हैं। वान डॉफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो सुनिए। सबसे पहला इसमें हम पहला कंडीशन लिखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the molarity of solution। ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले बार जो कहा गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर वान डॉफ लॉ के
कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पॉइंट ऑफ लॉ के अनुसार ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन का। यानी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चुका। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका मतलब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन का क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं, मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। तो हम लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम का मतलब मोलारिटी। अब जो ये मोलारिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप इसको क्या कन्वर्जन कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी को n नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी टर्म को हम इस तरीके से लिख दिया। इसी टर्म को हमने किस तरीके से लिखा? इस तरीके से। इसको हम क्या कर देंगे? इक्वेशन 1 मान लेंगे। यानी इक्वेशन हम a मान लिया है। 1 मान लिया चाहे a मान लिया, बात बराबर आएगा। हमने इक्वेशन इसको मान लिया a। n बाय v को हमने इक्वेशन क्या मान लिया? a मान लिया। आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम और कुछ कलाकारी करेंगे इसके बाद। इसको थोड़ा जल्दी छापिएगा। अब देखिएगा हमने जो लिखा है क्या कि ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाय v। तो n बाय v को हम लिख सकते हैं n नंबर ऑफ मोल, जिसको w डिवाइडेड बाय n मॉलिक्यूलर वेट v वॉल्यूम। जैसे आप लिख सकते हैं वेयर n आपका क्या है? नंबर ऑफ मोल। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपका w क्या हो गया? n नंबर ऑफ मोल। इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ मोल अगर हमको निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? जितना वेट ऑफ सॉल्यूट होता है उसमें डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से, तो हमको नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। और w बाई m, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन हमें नंबर ऑफ मोल को बताएगा और उसमें डिवाइड किससे कर देंगे? वॉल्यूम से। यानी v से डिवाइड कर देंगे उसको हम लोग। जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल टर्म किसमें फॉर्म में आ जाएगा? मोलारिटी के फॉर्म में आ जाएगा। यानी टोटल हमारा पोर्शन किसमें एग्जिस्ट कर जाएगा? मोलारिटी के फॉर्म में। तो ये पूरा पोर्शन मोलारिटी को डिफाइन कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी W और M मोल ऑफ सॉल्यूट को डिफाइन करेगा, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करेगा। यानी ये पूरा मोलारिटी को क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस बार। इसका सेकंड पॉइंट क्या कहा
वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें m जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इसको हम लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट वाला वन टॉप फैक्टर का क्या है, वन टॉप फैक्टर का सेकंड पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए वन टॉप फैक्टर का सेकंड पॉइंट क्या चाहता है जो देखना है, कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to the temperature। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, टेम्परेचर का। यानी आप इसको लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी T का टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का हो गया, इसका मतलब क्या है कि वन टॉप लॉ के अनुसार कि मोलारिटी भी ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, टेम्परेचर भी ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम इसका इक्वेशन मान लिया B, पहले वाला इक्वेशन है मान थे, इस इक्वेशन को हमने मान लिया B। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, कंबाइन। तो हम लिखेंगे कंबाइन द इक्वेशन A एंड B, B गेट, मतलब दो इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, इक्वेशन A और B को आपस में कंबाइन कर देंगे। जैसे ही A और B को आप कंबाइन करोगे तो आपको दो अलग अलग चीज मिलेगा और एक नया फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा। यहां देखिए कैसे, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, मोलारिटी का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हुआ, टेम्परेचर। आपने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर, जैसे ही कंबाइन करिएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन का, और यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का है तो m इनटू क्या T, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mT, किसका, मोलारिटी और टेम्परेचर, ये दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर, किसके अनुसार, वन टॉप लॉ के अनुसार। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mT। अब दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हमें क्या करना है, हटाना है, बाहर करना है, रिमूव करना है। तो हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, वेरी सिंपल, बस इस फॉर्मूले में थोड़ा सा कलाकारी करेंगे। जो प्रोपोर्शनल का सिंबल रहता है या प्रोपोर्शनल का सिंबल रखता है उसके बीच कोई कांस्टेंट टर्म डालते हैं। कोई कांस्टेंट टर्म जैसे ही डालेंगे इसका मतलब है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ रिलेशन जो है वो दोनों अलग अलग आ जाएगा। कब, जब कांस्टेंट टर्म डाल देंगे तब। ऐसे क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो मोलारिटी और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। अगर इसको घटाइएगा तो ये दोनों घटेगा, अगर ये दोनों को घटाइएगा तो ये घटेगा। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं कि O बढ़े तो उसके कोई इफेक्ट नहीं आए, O बढ़े घटे तो उसको कोई इफेक्ट नहीं आए, इसलिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो क्या करेंगे, बस फॉर्मूले में कलाकारी करेंगे, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म डालेंगे। क्या डालेंगे, कांस्टेंट टर्म, जो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट टर्म डालना है, इज इक्वल टू mRT। अब पूछिए सर आप R कहां से ले आए, R क्या है, जो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाए थे उसके जगह आपने R पुट किया। R का मतलब होता है मोलर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। किसका मतलब, R का मतलब, यानी आप R इक्वल टू लिख सकते हैं मोलर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
जिसका वैल्यू होता है, आपको पता है इसका वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। यानी ये जो वैल्यू है, अभी 3 वैल्यू और पढ़ाए हैं, थर्मोडायनेमिक्स तो आपको पढ़ाए हैं, तो हमको वो सारे वैल्यू यूज यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ वो वैल्यू यूज आएंगे सिर्फ और सिर्फ 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। इसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू यूज नहीं आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एटीएम की बात हो रही है, तो जहां एटीएम की बात होगी वहां 0.0821 लीटर एटीएम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर जहां एनर्जी की बात होगी, जहां कैलोरी की बात होगी, वहां हम वैल्यू किसका अप्लाई करेंगे? 0.08 अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई किसको करेंगे? 0.8314 या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन को अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा? लेकिन अब हम लोग इसको देखेंगे इसके बाद कि ऑस्मोटिक प्रेशर है इक्वल टू क्या? एमआरटी। एम क्या है? मोलारिटी। आर क्या है? मोलर गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेंपरेचर। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा और लगा करते हैं। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू एम के जगह सी लिख देंगे। एम के जगह क्या लिखेंगे? सी। सी आर टी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। सी आर टी का मतलब सी हो गया क्या? कंसंट्रेशन, यानी मोलर कंसंट्रेशन। और आर क्या हो गया? मोलर गैस कांस्टेंट और टी टेंपरेचर। इसको जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे क्या कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सी का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन जैसे एम था ना मोलारिटी, उसी का सी हो गया मोलर कंसंट्रेशन। बस यही तो लिखना है। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने लिखा था एम आर टी, एम आर टी के जगह हम लोग लिखे थे नीचे सी आर टी। अब सी आर टी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू एन वी आर टी। देखिए कुछ नहीं किए, जो मोलर गैस कांस्टेंट मोलारिटी था यानी एम जो था उसी को हम लोग किस फॉर्म में तोड़ दिए? एन बाई वी के फॉर्म में तोड़ दिए। यानी एन नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट और वी वॉल्यूम, तो ये पूरा पोर्शन मोलारिटी हो गया। आर जो आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाए थे, टी जो टेंपरेचर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू, अब इसको फॉर्म को बदलिए, इस फॉर्म को बदलिएगा तो क्या आएगा? W बाई एम वी आर टी। मतलब इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया? W वेट ऑफ सॉल्यूट, m मॉलिक्यूलर वेट, v वॉल्यूम, तो W बाई एम वी आर टी। एक अलग इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद आगे इस पे सवाल भी करेंगे, इस पे सवाल भी बनाएंगे। फिलहाल आप इसको जल्दी लिखिए तो हम आगे बात करते हैं। अब देखें जो लिखिएगा, हम लोग बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी एक चीज हम नोट में लिखेंगे, यहां पे नोट में हम क्या लिखेंगे? जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है, आपको याद होगा सॉल्यूशन का फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? किसे कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग कहते हैं किसको है? कहता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बट डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन का जो है वो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कौन? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब यहां हम लोग लिखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, हम लोग लिखेंगे यहां पे कि क्वालिटेटिव
property is directly proportional to the inversely proportional, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का उल्टा होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां देखिए WM वेट रहता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, लेकिन यहाँ m मॉलिक्यूलर वेट है तो देखिए तो कैसा रिवर्स है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने के बाद होता है, मोलारिटी भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होगा सॉल्यूशन का वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आप इसको जल्दी जानिए, फिर हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जल्दी लिखिए आप इसको। अब हम लोग देखते हैं क्या, जो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग का क्या कहना है? हम लोग का कहना ये है कि ये तो था ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन अब जो हम लोग एक पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास। बेबी आई 12th बोर्ड, 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो हमने लिखा, ये 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है जो देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चाहे सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब होता है, आप लोग को पढ़ा के लाए हैं सेम। आइसो मींस क्या होता है? सेम, पढ़ा के लाए हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक्चुअली में आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर के ही अंदर आता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? कहता है वैसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा वह सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी फिर से सुनिए मेरी बातों को, अच्छे से सुनिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। कहता है कि सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब देखिए सेम हो गया, यानी टोनिक का मतलब कि उसका जो कंसंट्रेशन होगा, उसका जो प्रेशर होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे? सेम होंगे। किसका? सॉल्यूशन का। तो आइए पहले हम आपको दो सॉल्यूशन अलग अलग लेकर दिखाते हैं, और सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 दिखाते हैं क्या, उसको अब डिफाइन करेंगे। दूसरा कंटेनर होंगे यानी सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया? इसमें हमने लिया पाई 1, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर,
हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे नोट करते हैं? पाई से। इसका यूनिट क्या होता है? एटीएम। आप लोग यहां लिख लेंगे एक लाइन, हम यहां लिख रहे हैं पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर और यूनिट एटीएम, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट क्या होगा? एटीएम। याद रखिएगा, उसको साइड में आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के नीचे। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 C1 T1। देखिए, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, यानी दोनों के बीच उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके अनुसार? वन ऑफ लॉ के अनुसार, वन ऑफ फैक्टर के अनुसार। तो इससे हमने लिखा पाई 1 C1 T1 सॉल्यूशन 1 का, तो पाई 2 C2 T2 क्या हम माने हैं? पाई 1 क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, T1 क्या है? टेम्परेचर। यानी सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 हो गया, कंसंट्रेशन C1 हो गया, टेम्परेचर T1 हो गया, पाई 2 आपका सॉल्यूशन 2 का, C2 सॉल्यूशन 2 का, T2 सॉल्यूशन 2 का। इसका मतलब है कि अब ये दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिपेंड किस पे करेगा? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। हम क्या लिखेंगे? solution having same osmotic pressure is called isotonic solution, and a solution having same osmotic pressure is called isotonic solution। तो इसको जल्दी लिखिए, फिर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आपको क्या फॉर्मूला आता है? जो जल्दी इसको लिखिए आप। अब देखिएगा इसके बाद क्या बात करते हैं। जो हमने कहा कि ये जो हमारा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे? पाई 1 C1 T1 पहला ऑस्मोटिक प्रेशर था, पाई 1 C1 T1, पाई 1 C1 T1 इक्वल टू पाई 2 C2 T2। यानी आप देखिए पाई 1 C1 T1 सॉल्यूशन 1 का क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन और क्या है? टेम्परेचर इक्वल किसका होगा? पाई 2 C2 T2 का। यानी ये सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन है और ये सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन है। यहां से यहां सॉल्यूशन 1, यहां से यहां सॉल्यूशन 2, तो दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो गया। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा तो उसका कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों इक्वल होगा, क्योंकि वन ऑफ लॉ के अनुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस को बता रहा है। अब आगे बढ़िए, यानी पाई 1 C1 T1 इक्वल टू पाई 2 C2 T2 ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्वल हो गया। तो अब कहता है एक नया फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, W1/m1
W वेट ऑफ सॉल्यूट, M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम यानी पहला मोलारिटी के लिए। इतना हो गया। दूसरा सॉल्यूशन के लिए क्या लिख सकते हैं, W2 by M2V2, यानी ये फॉर्मूला कैसे बना सर को पता है। आप याद कीजिए, इससे पहले वाला स्टेप को सोचिए, इससे पहले वाला स्टेप को सोचिए तो देखिए क्या लिख सकते हैं, N by V लिख सकते हैं, वो N by V इस सॉल्यूशन के लिए। जब इस सॉल्यूशन के लिए N by V लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन 1 है ना, तो इसमें N1V1 कर दीजिए ना। हो गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखिए, अब इस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को तोड़ दीजिए, तोड़िए इसको किस फॉर्म में, वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के रेशियो के बीच में तोड़िए, तो हमें मोलर कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो इसी चीज को अगर हम तोड़ेंगे बाबू, तो W है ना, नंबर ऑफ मोल के लिए W लिख सकते हैं ना वेट ऑफ सॉल्यूट, तो W1 भागा नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट M1 into V1 जो है उसको गुना कर दी। तो ये पूरा पोर्शन हमें क्या बता दिया, नंबर ऑफ मोल बता दिया। तो नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या, मोलारिटी को पढ़िए। मोलारिटी क्या कहता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, वो समझ में आ रहा बात, आगे बढ़िए। सेम है जिसके लिए भी लिख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा N2 भागा V2, इसको तोड़ दिए तो W2 by M2 हो गया, इस फॉर्म में टूट गया। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे वेयर W1 वेट ऑफ सॉल्यूट M1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां भी वही है। इसको पॉज करो। सॉल्यूशन 1 का हो गया, और ये हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूट M2 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट V2 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये सारे सॉल्यूशन 2 का और ये सारे सॉल्यूशन 1 का, ये सारे किसके हैं, सॉल्यूशन सेकंड, यानी सेकंड सॉल्यूशन हो और फर्स्ट सॉल्यूशन का ये, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तब जब ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा तब जल्दी देखिए, फिर हम एक नया फॉर्मूला ड्राइव करते हैं आपके सामने, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दो टर्म एंड कंडीशन होता है, एक है हाइपोटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए फिलहाल आप देखिए, आप लोगों को हम एक बात समझाना चाह रहे हैं, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे आप तो उसमें आपको मिलेगा सवाल
कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, सवाल क्या रहेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो ऑस्मोसिस को फॉलो करता है कि नहीं। फिर से सुनिए मेरी बात, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑस्मोसिस को फॉलो करता है कि नहीं, ऑस्मोसिस में उत्पन्न होता है कि नहीं। यानी कोई भी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा उस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस ऑकर्स होगा कि नहीं, इसका क्या रीजन है। सवाल आपको इस तरीके का रहेगा, कहेगा कि सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन ऑस्मोसिस ऑकर्स आर नॉट। कहता है कि अगर सॉल्यूशन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का है तो उसमें ऑस्मोसिस ऑकर्स होगा कि नहीं। तो क्या करना है, नहीं होगा। क्या करना है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आखिर, इसका रीजन ये है। आप देखिए, थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद वापस इस पे आते हैं, समझाते हैं आपको ऑब्जेक्टिव का सवाल। जैसे आप देखिएगा, आपको पढ़ाया गया था कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस को हमें निकालना, तो यहां एक डाइल्यूट सॉल्यूशन डालते थे, दूसरा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन डालते थे, जिसका कंसंट्रेशन 0.01 होता था 0.1 ml। यानी ये जो कंसंट्रेशन है इसका कंसंट्रेशन लोअर है, इसका कंसंट्रेशन हाईयर है, तो दो अलग अलग कंसंट्रेशन आ गया। तब ऑस्मोटिक प्रेशर यहीं पे क्या कर गया, फेल कर गया। फिर तो सुनिए मेरी बात को, दो अलग अलग कंसंट्रेशन हो गया, इसका मतलब है कि यहां आइसोटोनिक सॉल्यूशन कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन उत्पन्न नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसमें क्या ऑकर्स हो रहा होगा, ऑस्मोसिस। कैसे, क्योंकि दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के बीच जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगाते हैं तब ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स अट्रैक्ट होता है। तब इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस कहते हैं कब, जब ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास करता है एसपीएम के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तब उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि ऑस्मोसिस मेरा जब भी ऑकर्स होगा तब डिफरेंट कंसंट्रेशन रहेगा, दो अलग अलग कंसंट्रेशन रहेगा, तब ऑस्मोसिस उत्पन्न होगा। लेकिन जहां कंसंट्रेशन सेम हो गया बाबू, वहां पे ऑस्मोसिस ऑकर्स नहीं होगा, ऑस्मोसिस उत्पन्न नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम हो गया। जब सेम कंसंट्रेशन होगा तो ऑस्मोसिस कभी भी ऑकर्स नहीं होगा। मींस ए कि कभी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस ऑकर्स नहीं होगा, बिकॉज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आर सेम। समझ गया बात को। यानी क्या हम लिखेंगे, जो देखिए नोट में हम लिखेंगे, हम नोट में लिखेंगे, क्या नोट में लिखेंगे, लिखेंगे नोट में कि ऑस्मोसिस डो नॉट occurs between isotonic solution becomes concentration of solution are same। लीजिए, यानी ऑस्मोसिस कभी भी सेम कंसंट्रेशन में ऑकर्स नहीं होगा, मींस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑकर्स नहीं होगा। ये समझ लीजिए, आपने लिखा है कि ऑस्मोसिस डू नॉट ऑकर्स बिटवीन isotonic solution
B comes concentration of solution are same, concentration of solution क्या है सेम। तो अब देखिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग कुछ बात को पढ़ते हैं। टर्म ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द टर्म ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के टर्म को हम लोग पढ़ते हैं। क्या पता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का टर्म? आइसोटोनिक सॉल्यूशन यह दो टर्म का होता है। टर्म नंबर 1 हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक हाइपोटोनिक दूसरा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू लो होगा तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हाई होगा, यानी लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम मान रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 8 atm। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना? 8 atm माना। हाइपरटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, हाइपरटोनिक का मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको लिखेंगे हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ज्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल, देखिए तो पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना माने 8 atm, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? हायर, यानी हाइपोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सॉल्यूशन में 8 atm दिया गया है तब वह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ज्यादा होगा। किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से। फिर से सुनिएगा, हाइपोटोनिक का सॉल्यूशन अगर 8 atm दिया गया है तो अगला सॉल्यूशन जो हाइपरटोनिक का होगा उससे 2 atm से अधिक होगा। कितना atm से अधिक होगा? 2 atm से। आपको बताया थे कि हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर थियोरेटिकली कितना atm से चेंज करता है? 2 atm से। नॉमेरिकली आपको दिया हुआ रहेगा, नॉमेरिकली अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा। थियोरेटिकली अगर आप पढ़ेंगे तो 2 atm से इंक्रीज करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो हमने कितना atm से इंक्रीज किया? 2 atm से। तो इसको हमने मान लिया 10 atm। हमने क्या किया कि पहला ऑस्मोटिक प्रेशर 8 atm है और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना atm हो गया? 10 atm हो गया। समझ गए बात को? तो आप इसको जल्दी छापिए, फिर हम बात करते हैं। खाता है पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी लिखेंगे सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म ओपी लिख देंगे, समझिएगा। सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ये जो कंटेनर है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 8 atm लिया, माना आपने नॉमेरिकल में दिया रहेगा, यानी इसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है जी। चलिए दूसरा है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? लिखेंगे सॉल्यूशन
having higher osmotic pressure is called hypertonic solution, यानी हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर इसका हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? हो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 10 atm, क्या करना, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, इसका लोअर, इसका हाइयर। जिसका हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा हाइपरटोनिक, जिसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा हाइपोटोनिक। और ये किसके टर्म में आता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के टर्म में आता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमने सिखाया, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने आपको सिखाया। आज की क्लास में हम लोग, यानी नेक्स्ट क्लास यानी कल, ऑर्गेनिक में हम लोग सेट-जिप्स रूल को स्टार्ट करेंगे। सेट-जिप्स रूल 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगले क्लास हम लोग सेट-जिप्स रूल पढ़ेंगे, यानी कल। ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म का सेट-जिप्स रूल हम कल आपको पढ़ाने वाले हैं, और सारे बच्चे को आप लोग बोल देंगे। इसको जल्दी लिखिए, फिर बात करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, सेट-जिप्स रूल फिर हम अगले क्लास आपको बात करेंगे ऑर्गेनिक में। इसको आप लिख लीजिए, फिर 11th का लेक्चर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपके कांटेक्ट में बच्चे हैं उनको आप बोलें नेक्स्ट क्लास के लिए, यानी हम लोग अगले क्लास से शुरू करेंगे किसका? 11th का भी लेक्चर शुरू करेंगे ऑनलाइन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, यानी कल।